नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की हम बात करेंगे और वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई के मामले में सशर्त जमानत दी, यानी सीएम केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई शर्तों को मानना होगा। उन्हें ईडी के मुकदमे में पहले से ही जमानत मिली हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। वो अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने 3 सवाल तय किए हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई अवैधानिकता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अपीलकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं है। सीबीआई धारा 41 का पालन करने में विफल रही। अपीलकर्ता का आरोप कानून के तहत सही है। जेल में लंबे समय तक कैद रहना आज़ादी के लिए एक समस्या है। अदालतें आमतौर पर स्वतंत्रता की ओर झुकती हैं। और अब आपको उन शर्तों के बारे में बता देते हैं जो जमानत के वक्त तय की गई हैं। आपको बता दें कि ईडी मामले में मिली जमानत की जो शर्तें थी वही लागू रहेंगी इस मामले में भी। शराब घोटाला मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे। किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। शराब घोटाले से जुड़ी किसी फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। इन शर्तों को केजरीवाल को मानना होगा और इन्हीं के आधार पर उनको जमानत दी गई है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था, मनीष सिसोदिया और आतिशी समेत कई नेता इस खबर को लाइव देख रहे थे। जैसे ही पक्ष में फैसला आया, सभी खुशी से उछल पड़े। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता किस कदर खुशी से उछल पड़े जैसे ही फैसला उनके पक्ष में आया। आज सबकी निगाहें सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि कल ही ये तय हो गया था कि आज जमानत पर अंतिम फैसला हो जाएगा और सुनवाई शुरू हुई। उसके कुछ देर बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेकर अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने केजरीवाल के वकील विवेक जैन से बात की। सुनते हैं केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके वकील ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको जमानत पर रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। सीबीआई केस में भी अब वो जमानत पा चुके हैं। ईडी केस में इंटरिम बेल पर वो पहले से हैं। वो अब सीधे बाहर आएंगे 5 महीने के बाद। विवेक जैन साहब हमारे साथ हैं जो लगातार इस केस में उनकी पैरवी कर रहे थे। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने दायरे में काम नहीं करती है, फेयरनेस से काम नहीं करती है और प्रोबिटी से काम नहीं करती है और वायलेट करती है राइट जो है हमारे आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, तब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस की आवश्यकता पड़ती है और तब ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सो देयरफॉर वी हैव टू कमेंड सुप्रीम कोर्ट कि ऐसी ऑब्जर्वेशन देके उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भी एक डायरेक्शन दिया है दैट यू हैव टू बी फेयर, आपको इंडिपेंडेंट रहना है और अगर ज़रूरत है तभी आपको अरेस्ट करना है, अदरवाइज लाइफ और लिबर्टी से आपको टिंकर नहीं करना है। तो आई वुड सी द जजमेंट लाइक दिस। एक बड़ी बात ये हुई है कि पिंजरे के तोता की जो टिप्पणी है एक बार फिर से वो चर्चा हो गई है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीधे तौर पर एक सीबीआई को निशाना बनाया है और कहा है कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पे बात की और जांच सीबीआई को चिताया भी है कि प्रीमियर एजेंसी हैं आप फिर मत बनिए कि ऐसा ना लगे कि पिंजरे का तोता हो आप।
जी बिल्कुल वही बात, एक्चुअली यही आर्ग्यूमेंट नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का हमने ईडी में भी किया था और उसी क्वेश्चन पे संजीव खन्ना साहब ने हमें ईडी में भी बेल दी थी, नोइंग कि हमें ईडी में भी ये पॉइंट उठाया है। तब भी आप ऑडेसिटी देखिए एजेंसीज़ की कि उन्होंने विदाउट नेसेसिटी अगेन उन्होंने अरेस्ट किया है सीबीआई के अंदर। और इसीलिए जब इस तरह की एक्सेसेस होती है, ऐसा मैंने आपको पहले कहा कि इस तरह की ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को, बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिस तरह से इनको एक सेपरेट एक्ट में, सीबीआई एक सेपरेट एक्ट से बना है, दे हैव टू बी फेयर, दे हैव टू बी इम्पार्शियल, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये सब कहना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम अगर ये इस तरह के एक्सेसेस हो रहे हैं। और जस्टिस भुवन ने ये कहा है, और जो केज्ड पैरेट का एक जो वर्ड था वो जो बहुत समय से चलता आ रहा है, वो उन्होंने वापस आज कहा है कि बिकॉज जिस तरह से सीबीआई ने एक्ट किया इस मैटर में, उस तरह से ऐसा जस्टिस भुवन को भी लगा कि दे आर एक्टिंग लाइक अ केज्ड पैरेट। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। केजरीवाल जी को मिली जमानत ने साबित कर दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बरता जा रहा है जांच एजेंसियों को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि उनमें नैतिकता नहीं बची है और तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। ये भी कहा कि केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट, कट्टर बेईमान केजरीवाल को सशर्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल में नैतिकता नहीं बची है। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के लिए आज राहत भरी खबर आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने का चुनाव पर क्या असर होगा, क्या सोचते हैं हरियाणा के मतदाता? हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह ने चरखी दादरी में लोगों से बात की।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी और जेजेपी के अलावा एक पार्टी जिसने इस बार कदम रखा है, जो जमखम के साथ इस बार वो का पार्टी अपना बेस बनाने की कोशिश कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी। पहले कांग्रेस पार्टी के साथ उसकी गठबंधन की बात चल रही थी, हालांकि गठबंधन हो नहीं पाया और इस बीच दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अभी हम हरियाणा के ये गाँव इलाके में हैं, ये दादरी जिले के अंदर सीट पड़ती है। इस सीट पर लोगों से बात करते हैं। इस बीच क्या हुआ कि अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो सीबीआई वाले मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जाहिर सी बात है कि 20 दिन बाद चुनाव हैं और उस चुनाव पर, हरियाणा के चुनाव पर, क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा चुनाव पे उनके जेल के बाहर आने के बाद क्या बदलाव होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या बूस्ट मिलेगा आम आदमी पार्टी से, आइए लोगों समझने की कोशिश करते हैं क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार, आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश जी, अभी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। क्या इस चुनाव पे बाहर आने से उनके असर पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, असर तो नहीं पड़ेगा। राजनीतिक विरोधियों पर जो कार्रवाई कर रहे थे उसमें मुंह पे तमाचा है जो बीजेपी सरकार कर रही थी। कभी किसानों पर, कभी पहलवानों पर। राजनीतिक विरोधी हैं, उनको जेलों में डालना, ईडी भेजना, उसके तमाचा है वो तमाचा। हाँ जी। तो ताऊ, ये यहाँ पे इस विधानसभा पे आम आदमी पार्टी का कोई जोर है यहाँ पे? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं इसका आम आदमी पार्टी कुछ नहीं। हरियाणा में पूरा हरियाणा में तो भी कोई नहीं, हरियाणा में कुछ नहीं ना। देखो, जनता भावुक होकर वो अपील करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि 1-2 सीटों पर उनका प्रभाव है। जहाँ तक हम देखते हैं भाई, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखते हैं तो 2-3 सीटों पर उनका प्रभाव है। लेकिन इधर बाडा, दादरी, इस क्षेत्र में उनका कम है, इधर नहीं है। इधर तो बीजेपी और कांग्रेस ही। अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो फ़ायदा पहुँचता? नहीं जी, अभी तक तो नहीं होता। अभी को देखते हुए नहीं लगता कि फ़ायदा पहुँचता, क्योंकि कांग्रेस हैवी है अभी, तो इसलिए गठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अच्छा जी। भाई, नुकसान तो हमारा था केजरीवाल ने करे रखे उसे। पंजाब में इसकी सरकार से वो पानी को लिया, उन्हें केजरीवाल की बेटी तो आवाटी दिया, 3 दिन में वो पानी लिया सका पंजाब में जेबीसी लगा कि ने, और चौथे दिन वोट मांग लियो गिर देंगा। और ना को जाना बोरो एक कब बोरो को जान केजरीवाल को मारो पानी लिया कि दो उनकी पंजाब में सरकार से उन रोक रखे उसे। पानी रोक रखे उसे। लेकिन लहर अब फिलहाल कांग्रेस की चल रही है। कब वक्त आएगा जब देख लेंगे। गठबंधन हो जाता तो फायदा होता आम आदमी पार्टी को? नहीं, कोई खास फायदा नहीं होता। क्यों? कांग्रेस से कर लेती तो गठबंधन फायदा नहीं होता? ना, कोई खास फायदा नहीं होता। बीती रात दक्षिणी दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक जिम मालिक नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन शूटर और मौके पर मौजूद एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जेल में बंद हाशिम बाबा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस को ये गैंगवॉर से जुड़ा मामला लग रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने नादिर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद के बाद अब मंडी की एक मस्जिद को लेकर भी विवाद हो गया है। इस मस्जिद के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप लगाते हुए आज हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये भी मांग है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर
हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। तो अभी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को सुन रहे थे। उनका कहना यह था कि प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक हथियार है। जहां तक मस्जिद का सवाल है तो अवैध निर्माण की बात उनके भी संज्ञान में आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसको देखते हुए, जो आरोप लग रहे हैं उसको देखते हुए एक दीवार उसकी गिरा दी है। आगे उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से जुलाना सीट से मैदान में है। विनेश के राजनीति में जाने और चुनाव में किस पार्टी का है माहौल, इसको लेकर विनेश फोगाट के गांव बलाली से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस वक्त हम हैं दादरी विधानसभा में। ये हल्का दादरी है और ये काफ़ी प्रचलित है क्योंकि यहाँ से फोगाट सिस्टर जिसने इंटरनेशनल नाम कमाया है वो यहाँ से आती हैं। तो इसकी वजह से ये विधानसभा चुनाव के लिए ये दादरी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पे जाट और जो फोगाट है दोनों समुदाय के लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं और सांगवान भी यहाँ एक बड़ा वोट बैंक है। आइए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या इशूज़ हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या लगता है कि किसकी सरकार सत्ता में बनने वाली है। दादा आपका नाम? आनंद जी। आनंद जी, इस चुनाव में यहाँ पे क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस कर महंगाई, बेरोजगारी और विकास के लिए जिस तरह सड़कों का, सीवर का, ये मेन मुद्दे होते हैं जी आजकल, पानी का। तो दादरी में जैसे हम एंटर करते हैं हमने देखा कि काफ़ी गंदगी है वहाँ पे, पानी रोड पे है, रोडें ख़राब हैं, गंदगी। ये कितने सालों से कई सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस सब विषय पर? इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जी सरकार ने। क्या ये विषय है, मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल है जी। सफाई का मतलब सीवरेज सिस्टम, वैसे दादरी में मतलब ये अव्यवस्था है जी इस चीज़ की। ताऊ क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है? देखो जी, तो आने वाला समय बताएगा क्या माहौल है। यहाँ हमारे जो मंत्री रहे सतपाल सांगवान जी, उनका शासनकाल में बहुत ही बढ़िया शहर का विकास हुआ था। उसके बाद में बीजेपी सरकार बनी तो सीवर की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी थी। अब हमारे जो एक डीसी मंजीत कौर जी आई थी उसने कुछ स्वर का सुधार किया था, उसकी भी यहाँ से बदली हो चुकी है। अब आगे देखो भाई किसकी सरकार बनती है। या मैं तो कई सालों से कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन लोगों का रुझान जो देखते हैं हमारे आसपास में, हमारे जो प्रजापति समाज के यहाँ 300 घर हैं उनमें ज़्यादातर रुझान बीजेपी का है। तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है यहाँ लोगों का। आगे सरकार देखो किसकी है। ऐसे नायब सिंह सैनी ने बहुत ही कम समय मिला था, तो कम समय में उसने आपसे ज़्यादा मेहनत करी है और उसे और ज़्यादा समय मिल जा तो शायद इतनी मेहनत करने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती थी बीजेपी सरकार को। विजय जी, आप अभी रैलियां देख रहे हैं, प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार के माहौल में कौन सी पार्टी का रंग दिख रहा है यहाँ पे? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार बने बिना खर्ची बिना पर्ची बेरोजगारों को नौकरी दिलाए और गरीबों का भला करे। और कांग्रेस इंसान अब बदलाव चाहता है तो कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे साथ। क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। नौकरियां मुद्दा है, नौकरियों की बड़ी डिमांड है, बेरोजगारी बड़ा इशू है। मुद्दा तो यही है बेरोजगारी और गरीब परिवार को भला प्रोत्साहन हो जाए और सबका विकास हो, हम तो यही चाहते हैं। और हरियाणा में क्या माहौल से इस समय माहौल क्या लग रहा है? हरियाणा में कांग्रेस।
हाँ, दादरी में विकास किया है, सतपाल सांगवान ने विकास किया था, जोधपुर में विकास किया था, काम अच्छा किया है। लेकिन की बात तक मुकाबला है कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। हाँ, ये नहीं कह सकते भाई सीट कौन निकाल ले, मुकाबला टफ है। तो बाकी जब बात हो रही है कि बदलाव की बात है, बदलाव लगेगा। देखो जनता 10 साल में थक जाती है, पार्टी से ऊपर जाती है, यह बात तो है, बदलाव हो सकता है। लेकिन दादरी से मुकाबला टफ है, कांग्रेस लेकर जाए बीजेपी लेकर जाए, वो नहीं कह सकते। चाचा, यहाँ पे सांगवान और फोगाट काफी बड़े संख्या में वोट बैंक है, कौन डिसाइडिंग फैक्टर है? सांगवान ज्यादा है, सांगवाना के 40 गांव लगते हैं, फोगाटा के 19 गांव लगते हैं। जो सांगवान में राजनीति ज्यादा रही है, दादरी विधानसभा की जो भी जीता है, फोगाट या हमारे एक बार मुख्यमंत्री रहे थे मास्टर हुकम सिंह, 3 बार वो जीते थे कदे पुराने जमाना में, एक बार राजदीप फोगाट जीता था इनेलो से, और उसके बाद मतलब ज्यादातर सांगवान की राजनीति ज्यादा रहती है। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में इस बार? किसका हवा चल रही है? अरे तो सारी हवा चल रहा है, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आएगी? किसको जिताएंगे आप? कांग्रेस को? भाजपा ने अच्छा काम किया था कि नहीं किया? भाजपा तो किसने ना करा क्या। और कहाँ, क्या नाम है आपका पूरा? हमारा तो ये है भाई, हमारी तो गली भी ना बनी, 10 साल हो गए, टूटी पड़ी है। भाजपा सरकार में, कांग्रेस की में कर तो देगी। विकास के मुद्दे क्या भैया? इनमें विकास सही हो रहा है सरकार में। हाँ, बीजेपी सरकार में सही काम है। काम कैसे खुश है आप सरकार के? काम कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बीजेपी सरकार चाहिए। सरकार ठीक है। तो क्या मुद्दे कुछ हैं भैया? सड़क, पानी, बिजली, महंगाई, क्या मुद्दे? बेरोजगारी या जो सड़क, पानी, ये समस्या तो चलती रहनी है। तो अभी जो सरकार आएगी, आप चाहते जो नई सरकार आएगी, कुछ चाहते हैं उससे आपको कुछ फ्री में मिले, या बिजली फ्री में ना मिले तो कुछ जिसमें रियायत दिया दी जाए? फ्री की रेवड़ी तो बांटनी हो तो मोदी ने बांट देता। मोदी भी लोकसभा के इलेक्शन से पहले बांट देता भैया। 5वीं अर्थव्यवस्था थोड़ी बनता है। अब देख लो हिमाचल में क्या हाल है, लोगों को सैलरी नहीं है। OPS को तो धरातल पर लागू भी नहीं हुई है वहाँ पर अभी पूरी तरह। लोगों वर्कर को सैलरी नहीं है जो सर्विस कर रहे हैं उनको, और खजाना खाली है। आप लोग किसको चाहते हैं जीतते? हम तो जी कांग्रेस जिताना चाह रहे हैं। कांग्रेस चाहते हैं? हाँ। क्यों कांग्रेस चाहते हो? क्या कारण, क्या बदलाव चाहते हैं? हमने कुछ भी बढ़िया कौन देखो, दादरी में जो ने करवाए हो, कांग्रेस की उम्मीद है कुछ करवाओ तो। हाँ, तो आपको विकास की उम्मीद से है कि कांग्रेस आए और कुछ करवाए? विकास की उम्मीद है। छात्रों के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? की नौकरी एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या नौकरी है एक मुद्दा? हाँ। क्या चाहते हैं बताइए सरकार से आप? क्योंकि सरकार 8 तारीख को, 5 तारीख को वोट करेंगे, 8 तारीख सरकार बनेगी, अभी समय है। आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे, आप युवाओं के लिए? स्टेट के लिए भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो रुक रही हैं, वही पड़ी हैं, शायद कांग्रेस आने के बाद हो गया। इसको रद्द क्यों कर दियो? रद्द हो गए ये क्या तारीख को, तो मतलब 2-3 दिन पहले पिछली बार जब ये रद्द हो गया। तो क्या स्कॉलरशिप मिलती है आप लोगों को? स्कॉलरशिप जो स्कीम है, या छात्रावास है, या नौकरी, जैसे भाजपा सरकार कह रही है कि उसने बहुत लोगों को नौकरियां दी है, वो भी बिना भ्रष्टाचार के, तो क्या वो नौकरियां सच में मिली हैं? हाँ, वो नौकरी सच में मिली बीजेपी के टाइम में। सब जो जितने भी जो छात्र लगे हैं वो अपने उसके साथ लगे हैं, प्रैक्टिस के हिसाब से लगे हैं, अपने हिसाब से, मतलब कोई रुपया कोई कुछ नहीं था। और कांग्रेस में लगा करते रुपया के हिसाब से। हाँ, तो ये बदलाव है दोनों पार्टियों के बीच में? ये बदलाव है। कुछ युवा हैं जो BA की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अलग अलग मुद्दे राय रखते हैं, किसी को लॉयर बनना है, किसी को खुद का बिजनेस करना है। इनका मानना है कि दोनों ही पार्टियां काफ़ी मजबूती हैं। हालांकि इस सीट पर अभी तक ये बात निकल के आ रही है कि जो लोग हैं वो खुल के किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी या हारेगी। कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बीजेपी, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। वहीं कुछ का मानना है कि बदलाव की जो हवा है शायद उसमें बीजेपी वापसी, कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन अभी देखना होगा जब 5 तारीख को वोट होंगे और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे कि किस पार्टी की राज्य में सरकार बनती है। कैमरा पर्सन सुधीश के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। बादशाहपुर वोटरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां पहुंचकर लोगों से उनकी राय जानी हमारे संवाददाता अतुल रंजन ने।
5 साल बाद एक बार फिर हरियाणा में चुनावी महफिल जम चुका है और इस वक्त हम मौजूद है बादशाहपुर में। बादशाहपुर बता दें कि मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली की और यहाँ पे इस वक्त इस साल जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ बीजेपी के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह है जो काफी सीनियर है, एक वेटरन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से एक युवा चेहरा, एक फ्रेश चेहरा वर्धन यादव के रूप में, तो वहीं तीसरी ओर जो है पूर्व विधायक की पत्नी कुमुदनी राकेश जो हैं वो भी मैदान में हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इकट्ठा है यहाँ पे, हुक्के का मजा ले रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव का क्या माहौल है। पहली बात तो आप ये बताइए मुझे कि इस बार सरकार की परफॉर्मेंस पे लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो हरियाणा में इस समय बहुत ही घोर एंटी इनकम्बेंसी है जिसका इस सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बाकी हम भाजपा के समर्थक हैं, परंतु हमें नहीं लगता कि भाजपा दोबारा सरकार बना पाने की स्थिति में होगी। आप भाजपा के समर्थक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम इस बार वोटों का बहिष्कार करेंगे जी, बिल्कुल वोट देंगे ही नहीं, नोटा। क्योंकि हम अपनी ही सरकार के विरुद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी ये सरकार जन आकांक्षाओं के प्रति खरी नहीं उतरी है, इसलिए हम चाहते हैं ये सरकार जो भी आए, हालांकि कांग्रेस भी कोई भ्रष्टाचार की जननी वही है, वो भी उसकी नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं है लोगों के पास। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस का प्रभाव है यहाँ पर, लेकिन अब समय बताएगा जी इस वक्त क्या करवट बदलता है, 5 तारीख को क्या करवट बदलता है। कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, क्या आपकी नजरों में कोई विकल्प दिख रहा है आपको? विकल्प है, हमारे बादशाहपुर से भाई वर्धन हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं और अच्छा चेहरा है और काम करने योग्य नेता बनेगा, ये हमें लगता है। क्यों हम उसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, हमारे यहाँ से है। हम किसी बाहर के लोग को क्यों सपोर्ट करेंगे? हम बीजेपी के थे समर्थक, 15 साल से बीजेपी का सपोर्ट किया है। भाई मनीष के साथ भी हमने पूरी मेहनत करी है, राव नरबीर पीछे जीते जब भी पूरी मेहनत करी है। पर अब हम आगे आने वाले समय में डिसीजन जो भी होगा जनता करेगी जो करना है, पर हमारा सपोर्ट रहेगा भाई वर्धन के साथ। भाई वर्धन के लिए सपोर्ट जेन्युइन है या फिर सपोर्ट इसलिए है क्योंकि आप भी यादव हैं और वो भी यादव है? हाँ यादव है, इसीलिए सपोर्ट है भाई को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि यादव है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं सर, इस बार किसका माहौल है बादशाहपुर पे? माहौल तो सबको दिख रहा है, आपको ज्यादा नॉलेज होगी माहौल किसका है किसका नहीं है। हाथ से तो राव नरबीर क्लियर सीट निकाल रहे हैं, पर लोग कुछ बात करें तो वो नाराज लग रहे, कामकाज नहीं हुआ। नहीं देखो, एक तरफा माहौल नहीं रहता है, कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ सपोर्ट में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी नाराज है उसको हम मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पार्टी मनाएगी, एक काम ही चल रहा है। हर नाराज लोगों को मनाया जा रहा है और जो जा रहे हैं वो तो जाएंगे, रोकने से कोई नहीं रुकता है। वर्धन यादव के बारे में कहा जा रहा है काफी कुछ, जमीन पे जो है कई सारे लोग जो है एक्साइटेड नजर आते हैं, उनके एक फ्रेश चेहरे हैं, तो लोग आप क्या सोचते हैं वर्धन यादव? भाई बिल्कुल बिल्कुल, वर्धन एक तरफा विन है, यंग नेता है, लोगों का आगे आके सबका साथ देता है। ये नहीं है कि आप इस कास्ट से हो, ये इस बिरादरी से है, बिरादरी कुछ नहीं है, बस लोगों के हित में है, हित में काम करता है, सबके साथ खड़ा होता है। जब भी आप उसके पास जाओगे मिलने, सबसे भाईचारे से मिलता है। तो वर्धन की सपोर्ट है हमें, वर्धन के साथ ही है, भाई वर्धन विन है। पर पूर्व विधायक जो हैं राकेश जी, उनकी जो पत्नी है कुमुदनी, वो भी इस बार मैदान में है, तो उनका क्या माहौल है ये भी हम जानते हैं लोगों से। कुछ हद तक सहानुभूति या पूर्व विधायक की पत्नी होने के नाते कुछ वोट प्राप्त कर सकती है, बाकी इतना अपार जन समर्थन की कोई संभावना नहीं है। पर कह रहे हैं कि सहानुभूति का वोट मिल सकता है उनको, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सहानुभूति वोट ही लोगों पे भारी पड़ जाता है। क्या कुछ गरीब तबके के लोग जो हैं अक्सर उनके खिलाफ, उनके साथ जो खड़े होते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार ऐसा हो पाएगा उनके? देखिए, कुमुदनी राकेश दौलताबाद की कोई ना से कोई सीट वीट नहीं निकल रही है। हाँ, तो वर्धन यादव ये एक ऐसा चेहरा था कांग्रेस पार्टी के पास, और कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो राव नरबीर सिंह से मुकाबला कर सके। वर्धन यादव युवा चेहरा है, बहुत अच्छा बालक है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है और जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही आगे जाएगा। राकेश दौलताबाद यहाँ पे एमएलए बनने के बाद यहाँ पे उसने आके भी नहीं देखा, यहाँ के आसपास के गांव में किसी में कोई काम नहीं कराया, ना वो किसी से मिलने आया, ना कोई जनसभा की, ना किसी से कोई काम किया। तो सीधी सी बात है, कुमुदनी का तो यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो उसके बारे में तो बात करना ना करना। इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं वो तो वो जानते हैं कैसे क्या है। पर राकेश जी के मरने के बाद हमने देखा कि 2-2 महापंचायतें हुई कुमुदनी जी के पक्ष में, कि इस बार उन्हीं को सपोर्ट करना है। उनके गांव में हुई, उनके एरिया में हुई, अपने गांव से तो हर कोई उठ के चलता है,
सपोर्ट गांव से तो सभी को मिलता है, चाहे कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा रुझान नहीं है और दो ही चेहरे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। निर्दलीय के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बागी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। अभी हाल में फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर एक युवक की हत्या हो चुकी है और बारिश की वजह से फरीदाबाद के कई इलाकों का बुरा हाल है। क्या है फरीदाबाद की सियासी लड़ाई, क्या है यहाँ के मुद्दे, देखिए फरीदाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। टिकट कटने के बाद रोते हुए बीजेपी के नेता दीपक डागर का वीडियो। जैसे कहोगे ऐसे करूंगा और आजीवन तुम्हारे चंदन में रहूंगा। दूसरा वीडियो कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौड़ का है। यकीन दिला दीजिए कि आप ही लड़ाई लड़ेंगे। फरीदाबाद के ऐसे ही बागियों ने इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा रखी है। फरीदाबाद की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार 2 विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने अपने 2 पूर्व विधायकों के टिकट काट दिए, जो बागी होकर अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। जब पार्टी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करके, मेहनतकश लोगों की अनदेखी करके पैराशूट से कैंडिडेट लाएगी तो आहत होना स्वाभाविक है। फरीदाबाद में गोरक्षा के नाम पर एक युवक की हत्या के बाद जमकर राजनीति हो रही है। इस वक्त हरियाणा की सियासत में अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें सबसे चर्चित चेहरा है बिट्टू बजरंगी, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा में निर्दलीय के तौर पर भरा है। तो जब मैं उनकी घर की ओर आ रहा था तो ये रास्ता है कि मैं 200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और किसी तरीके से सीवर का पानी, कीचड़ और नामो निशान नहीं है सड़क का, उस तरीके से पैदल यहाँ पर आना पड़ा बिट्टू बजरंगी जी के घर पर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोरक्षा बजरंग फोर्स में, और अपने तमाम विवादित बयानों के चलते ये सुर्खियों में भी रहे हैं और कई बार पुलिस ने इनको पकड़ा भी। पानी और कीचड़ के बीच रास्ता बनाते हम किसी तरह नू हिंसा के आरोपी और गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे। वो फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। गोरक्षा और लव जिहाद के नाम पर भड़काऊ भाषण देने वाले और मारपीट करने वाले बिट्टू बजरंगी भी जलभराव और कीचड़ से परेशान हैं। जो आप कह रहे हो कि 200 मीटर हमने गाड़ी खड़ी करी, लोग हमारे एनआईटी विधानसभा 86 में बहन बेटियों की शादियां भी अब हो नहीं रही हैं, वो भी रुक रही हैं। बहुत आहत होता है दिल में कि जो गेस्ट आता है वो हमारी बहन बेटियों को इसलिए नकार देता है कि यहाँ के रास्ते नहीं है। फरीदाबाद की गिनती हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक शहरों में होती है। 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन जरा सी बारिश में यहाँ के कई इलाके टापू बन जाते हैं। लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले पानी की बेहद कमी से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या लव जिहाद और गौरक्षा कोई बड़ा मुद्दा है? आप जिस जगह पर रह रहे हो, ये कोई मुद्दा है या लव जिहाद और गौरक्षा मुद्दा है? मुद्दा कोई नहीं है। खाली ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई पानी है, ना कुछ है, परेशान है पब्लिक। तो ये मुद्दा है कोई? मुद्दा तो यही है, राजनीति खेल है और क्या है। पानी आता है कि नहीं? नहीं आता। तो खाना कैसे बन रहा है, कैसे जिंदा है? खरीदते हैं पैसों से। अच्छा, पैसों से खरीदते हैं पीने का पानी, नहाने का पानी। दिल्ली से सटे होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी भी फरीदाबाद में टक्कर दे रही है। देखना है कि स्थानीय मुद्दों और बागियों की सिरदर्दी के बीच जनता किस पार्टी पर भरोसा दिखाती है। फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल और गोपाल प्रजापति के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा की राजनीति में एक नया गठबंधन बन रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी साथ आ गए हैं। इसके पहले
INLD बसपा से गठबंधन कर चुकी है। गोपाल कांडा ने सिरसा की 5 सीटों पर इनेलो को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये सारी बातचीत एक तारा बाबा की कुटिया में हुई। हरियाणा के तारा बाबा की कुटिया में अभय चौटाला गोपाल कांडा से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दोनों साथ आए हैं, यानी INLD और HLP का गठबंधन हो गया है। सारे आज मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके गोपाल को समर्थन देने का काम करेंगे। मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा था कि अगर आप सही मायने में ऐसे लोगों को समझ देना चाहते हो फिर गोपाल के साथ जुड़ करके वो उसकी मदद करो। जहाँ मैंने कहा गोपाल की मदद करो वहाँ हमारी भी आप मदद करो। मुझे भरोसा है हम मदद करेंगे और आने वाली सरकार हम मिलकर के बनाएंगे। इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। उधर गोपाल कांडा ने दावा किया कि उनको हर तरफ से प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभय कुमार चौटाला से पुराने रिश्तों का ख्याल रखा। उनके मुताबिक सिरसा की सभी सीटें इस गठबंधन को जा रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की और जो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे। ये गठबंधन तब हुआ है जब हरियाणा में पर्चा भरने की तारीख निकल चुकी है। सवाल है, क्या ये दोस्ती दूर आयत दुरुस्त आयत साबित हो पाएगी? सिरसा से अंकुर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। खबर है उत्तराखंड से, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में मानसून जाते जाते जमकर बरस रहा है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाकी 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। वहीं दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात से ही झमाझम बरसात हो रही है। लगातार हो रही बरसात की वजह से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न होने से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बरसात से शहर का पारा तेजी से लुढ़का है। तापमान के कम होने से लोगों को अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के पहाड़गंज के नबी करीम इलाके में मकान गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश की दतिया में भारी बरसात के कारण बड़ा हादसा हो गया। कल खालकापुर इलाके में भारी बारिश के कारण एक किले की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 2 लोगों को बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक किले की दीवार ढहकर बगल के एक घर पर गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, क्योंकि NDTV इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।